नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने 187 सदस्यों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा ईपीएस को लेकर आज मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और जो ये नए-नए नियम आ रहे हैं, उनसे भी जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएँ। सबसे पहले हमने देखा कि 1 जनवरी 2024 के बाद आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो एक मतलब न्यू फॉर्मेट देखने को मिला है अपनी कंपनियों में, कि कस्टमर के फिंगर लगाने के बाद हमको हमारा भी फिंगर लगाना होगा। तो ये काफ़ी मतलब परेशान करने वाला निर्णय है। हालाँकि इससे फ्रॉड रुके हैं या नहीं, इस बात की कोई जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन ये मतलब एक इसमें बात अच्छी है कि जब किसी ग्राहक के साथ फ्रॉड होता है तो वो जो रिटेलर है जिसने अपना फिंगर लगाया, वो ये नहीं कह सकता है कि भाई मैंने इसका पैसा नहीं निकाला, क्योंकि कई बार एनपीसीआई के बाद ऐसी जो शिकायतें गई है कि ग्राहक का कहना है कि मैंने इनसे पैसा निकाला है और रिटेलर का कहना है कि मेरे पास एक ग्राहक आया ही नहीं। कई बार कई रिटेलर ऐसा भी काम करते थे कि वो अपने नाम से आईडी ले लेते थे और अपने मित्रों को दे देते थे चलाने के लिए कि भाई आप चला लो, मुझे तो इसका काम नहीं है। तो ऐसे में वो उनकी आईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। इसीलिए एनपीसीआई ने ये जो नया नियम लाया, वो जो 2FA वाला, जिसमें कि हर कस्टमर के फिंगर लगाने के बाद रिटेलर को भी अपना फिंगर लगाना अनिवार्य है। ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ है कि कल चल के कोई भी ग्राहक जब उसकी शिकायत दर्ज करेगा, तो इसमें रिटेलर ये नहीं कह पाएगा कि हाँ भाई मैंने तो ये ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है या फिर मेरे मित्र ने किया है, और अगर ऐसा हुआ भी तो भी उसकी पेनल्टी उस रिटेलर को ही भरनी पड़ेगी जिसके नाम से वो आईडी है। और हो सकता है आप पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई भी हो जाए अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो। इसके अलावा हमने देखा कि बायोमेट्रिक डिवाइस पर लॉक लगाने के लिए कोई नियम आ गया। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी नियम आया है वो लोकेशन का है। बहुत सारे रिटेलर को ये बात पता ही नहीं है और ये गलतियाँ वो कर रहे हैं। गलती वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बार-बार अपनी लोकेशन बदल कर काम कर रहे हैं। जैसे आज वो अपनी दुकान पर काम कर रहे हैं, कल वो अपने घर पर कर रहे हैं, तीसरे दिन किसी कस्टमर के घर पर जाकर कर रहे हैं, या फिर चौथे दिन वो किसी अपने मित्र की दुकान पर जाकर बैठकर वहाँ काम कर रहा है। तो वो ये गलतियाँ ना दोहराए, क्योंकि आपकी जो डिवाइस है, मोबाइल है, उसकी लोकेशन को बार-बार ट्रैक किया जा रहा है, और अगर आप अपनी लोकेशन बार-बार बदल कर काम कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी आईडी कभी भी सस्पेंड कर दी की जा सकती है। इसलिए इस बात की विशेष सावधानी रखें। इसके अलावा जब भी कोई आपके पास ग्राहक आता है पैसा निकालने के लिए, तो उस स्थिति में आपको ग्राहक का फिंगर बार-बार नहीं लगाना है। आप पहली बार लगाइए, अगर पैसा विथड्रॉल होता है तो ठीक, दूसरी बार फिर आप कोशिश कीजिए, तब भी विथड्रॉल होता है तो ठीक है। लेकिन अगर आप तीसरी बार फिंगर लगाते हैं और फिर भी अगर उसका पैसा नहीं निकलता है और बायोमेट्रिक का एरर आपको शो हो रहा है, तो आप उसका पैसा बिल्कुल मत निकालिए, आप उसे मना कर दीजिए। आप उसे 1 या 2 घंटे बाद आने के लिए कहिए कि आप उसके बाद ट्राई कीजिए, या फिर आप अगले दिन आइए। इसके अलावा हमने देखा है कि मार्च महीना जब शुरू हुआ, तो उसके बाद कई बैंकों की ईपीएस सर्विस को डिसेबल कर दिया गया एनपीसीआई के द्वारा। हालाँकि ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ हो सकता है, या फिर हम मान सकते हैं कि एनपीसीआई द्वारा ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर किया गया एक काम हो सकता है। क्योंकि ऐसे कितने सारे मतलब हज़ारों लाखों कस्टमर्स हैं बैंकों के, जो बैंकों से किसी भी तरह का कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं कर रहे जब से ईपीएस आया है। ऐसे में अब जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे पास कई सारे कस्टमर्स आते हैं पैसा निकालने के, और हम कहते हैं कि आपके पास एटीएम है क्या? तो उस समय कस्टमर हमसे कहता है कि नहीं। तो उसी तरह ईपीएस के लिए भी एनपीसीआई ने ये एक निर्णय लिया है कि जब भी कोई कस्टमर अपना पैसा निकालने के लिए अगर बाहर कहीं पर भी ये सुविधा चाहता है, तो उसे बैंक में जाकर एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा, सबमिट करना होगा कि भाई मुझे ईपीएस की सुविधा चाहिए। आपने देखा होगा कि जिनके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट है, वहाँ पर उन्हें जब ये एरर शो हो रहा था, जिन आप जानते हैं कि आपके सामने भी एक प्रॉब्लम आ रहा था सस्पेक्टेड फ्रॉड का, या पार्शियल अमाउंट का, या फिर फेल का। ये सारी दिक्कतें आपके सामने आई ही रही थी और मेरे पास भी आ रही थी। तो जब हमने इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि एनपीसीआई के द्वारा इन सभी के आधार कार्ड को जो डिसेबल कर दिया गया है। और कई जो केसेस थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें केवाईसी तो कस्टमरों के काफ़ी समय से शुरू थी करवाना, लेकिन कई सारे ग्राहक जो है वो बैंकों में जा ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से बैंकों द्वारा भी उनका जो है अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया था कि भाई आप आइए, अपनी केवाईसी करवाइए, और हमें पता चलना चाहिए कि आप जो है एक्टिव यूज़र है, और अगर आप ईपीएस की सुविधा चाहते हैं तो हमारा ईपीएस एनेबल करने का जो फॉर्म है वो भी हमें फिल करके दे दीजिए। और
कई सारे कस्टमर को सूचना देने के बाद भी वो इस पर कोई भी काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए एनपीसीआई और बैंकों ने अपने जितने भी कस्टमर्स थे उनकी एईपीएस की सेवा को डिसेबल कर दिया था। इसके बाद जब वो एसबीआई के सीएसपी पॉइंट पर भी जाते थे तो वहाँ उन्हें लिखा था कि दिस कस्टमर इज़ नॉट ऑप्टेड बाय आधार एईपीएस सर्विस, ऐसा उन्हें भी एरर आ रहा था। तो ऐसे में कई सारे जो सीएसपी प्रोवाइडर थे स्टेट बैंक के, उन्होंने भी कोई फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया है कि भाई जो एईपीएस का फॉर्म है वहाँ पर सिर्फ ऑनर्स के ऑप्शन पे ही टिक करके कस्टमर को दिए जा रहे थे कि भाई आप ये लीजिए, आपका फॉर्म हमने भर दिया है, आप इसे बैंक में सबमिट कर दीजिए। लेकिन मैं उनसे उन्हें बताना चाहूँगा कि ये जितना भी वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो कितनी देर तक कर पाएंगे। जैसे ही कस्टमर को पता चलेगा कि भाई मेरा पैसा बाहर नहीं निकल रहा है तो वो बैंक में जाएगा और बैंक में जाके फिर से उसे फॉर्म भरना होगा। तो दिक्कत इसमें सबसे ज़्यादा बैंकों को ही होने वाली है। और कई सारे मतलब एक अफवाह भी फैलाई जा रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है एईपीएस बंद होने वाला है। हालांकि जब इसके बारे में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी से बात की तो उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि एसबीआई का एईपीएस कभी बंद नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि उसकी लिमिट जो है वो घटाई जाए। और अभी हमें ये समस्या देखने को मिल रही है कि कई सारे कस्टमर जो है जब हम विड्रॉल पे क्लिक करते हैं और 10,000 रुपये की धनराशि विड्रॉल करते हैं तो उस समय एक ट्रांजैक्शन लिमिट का हमें एरर देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको ग्राहक का 9,900 रुपये की धनराशि निकालनी है या फिर 9,000 या फिर आप 5,000 भी निकाल सकते हैं। मैंने कुछ कस्टमर्स के इसमें ये एरर देखा है कि मैंने ग्राहकों का 6,000 का विड्रॉल किया लेकिन वहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शन लिमिट का एरर आया और जब मैंने अमाउंट 5,000 करके फिर विड्रॉल किया तो वो सक्सेसफुली निकल गया। तो ऐसे में भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, खासकर ऐसे जो कस्टमर्स हैं वो बैंक ऑफ इंडिया के आ रहे हैं जहाँ पर आपने अगर एक दिन पहले उनका विड्रॉल किया और अगले दिन आप फिर कर रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शन लिमिट का एरर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप ग्राहक का सिर्फ 5,000 रुपये का ही विड्रॉल करें तो वो उसका विड्रॉल आसानी से हो जाएगा। तो आपको एईपीएस से एईपीएस रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या मनी ट्रांसफ़र कंपनी के किसी भी आईडी में आप काम करते हो और आपको जो भी समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।